नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है सुंदरी और राक्षस की कहानी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रिया, मंझली बेटी का नाम पिंकी और सबसे छोटी बेटी का नाम स्वीटी था। तीनों बहनों में स्वीटी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जला करती थी। स्वभाव से स्वीटी नर्म और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थी। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी न बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए। आलीशान जीवन जीने की आदि व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को बुरा भला कहती रहती और शिकायतें करती रहती थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन स्वीटी इस हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसके तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीज़ें लाने के लिए कहा। स्वीटी अपने पिता की हालत जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाने को कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। थका हारा निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफ़र जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे उस रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बंध गई कि रात गुजारने के लिए उसे यहाँ आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज़ लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोरकर वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर कोई भी नहीं आया। वह महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल लजीज पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोरों की भूख लगी आई थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा। महल बहुत आलीशान था और उसके हर कक्ष सुंदर रीति से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। नहा धोकर उन कपड़ों को पहनकर वह तैयार हो गया। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि मौसम साफ हो चुका था। अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूँ, यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए खुशी खुशी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहाँ गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देख उसे स्वीटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका,
पर कम से कम स्वीटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने देखा उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है। उसे राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से में गुर्राया, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर के कांपते हुए वह व्यापारी राक्षस के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं यह गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैंने एक लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूँ कि तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर लिया। वो वहाँ से निकल गया। जब वह घर पहुँचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार बता दी। पूरी बात सुनने के बाद स्वीटी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। व्यापारी ने कहा, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो स्वीटी ने, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला। स्वीटी बोली, पिताजी आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। स्वीटी ने अपने पिता को समझाया। दुखी मन से व्यापारी स्वीटी को उस राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में स्वीटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का स्वीटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने स्वीटी को ढेर सारे नए नए कपड़े गहने दिए, उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे स्वीटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ही स्वीटी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू की। स्वीटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस स्वीटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके स्वीटी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर स्वीटी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई। वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। स्वीटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। स्वीटी की बात पूरी होने के पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काटकर बोला, कोई बात नहीं स्वीटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। स्वीटी को वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को
बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। स्वीटी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस स्वीटी को दुख समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। स्वीटी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन स्वीटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पर हैं। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसके पिता के मिलने के लिए जाने दे। वह आखिर बार उससे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाएगी या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर स्वीटी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने स्वीटी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे पास वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे याद में मर जाऊँगा। स्वीटी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। स्वीटी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता स्वीटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। स्वीटी ने उसे उस राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। स्वीटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहाँ रहते हुए स्वीटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वो उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन स्वीटी की दोनों बहनें रिया और पिंकी, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आई। स्वीटी ने उन्हें राक्षस के घर में आरामदायक जीवन के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहनें जल उठी। जब उन्हें पता चला कि स्वीटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत स्वीटी को वहाँ कुछ दिन और रोक लिया। वास्तव में यह उनकी योजना थी ताकि राक्षस को स्वीटी पर गुस्सा आए और वह उसे मार डाले। उधर राक्षस स्वीटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने के बाद भी स्वीटी के वापस न आने पर वह तड़पने लगा। इधर स्वीटी भी उसे याद कर रही थी। एक रात स्वीटी को सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। स्वीटी की नींद टूट गई। उसने अपना वादा न निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी और दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो राक्षस के महल में थी। स्वीटी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं पहुंचा। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। फिर शाम को वह महल के बाहर निकली और राक्षस को खोजने लगी। उसने पूरे बगीचे में उसे ढूंढा। फिर वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहाँ एक कोने में राक्षस नीचे पड़ा हुआ था। वह बहुत कमज़ोर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर है। स्वीटी जल्दी से उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया? तब राक्षस ने कहा, मैंने तुमको कहा था ना कि यदि तुम 7 दिन नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। राक्षस ने उत्तर दिया। स्वीटी ने अपने देर से आने के लिए उसे क्षमा मांगी और उससे कहने लगी,
तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। तो स्वीटी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ और वह राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तन हो गया। स्वीटी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप से के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। यह श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारी सच्चे प्रेम के कारण यह श्राप टूट गया है और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया हूँ। स्वीटी उसे देखकर बहुत खुश हुई और फिर दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब